हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं और हमारी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट एंड जेबीटी सिलेबस कंप्लीट ऑफ साइंस का। ठीक है, तो आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, यानी विद्युत जो होती है कैसे फ्लो करती है, कौन सा चार्ज रहता है, किसकी तरफ वो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बात की थी, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करूँ तो इसमें देखो हमारे अराउंड जो है बहुत सारे जो है एटम्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे एटम्स हमारे आसपास होते हैं। तो इनमें से हम जो 3 बेसिक एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या बोले थे मैंने आपको। एक हमने प्रोटॉन की बात की थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 प्रोटॉन की हम बात करते हैं, 3 एटम्स की हम बात करते हैं, सॉरी। तो इसमें देखो जो प्रोटॉन होते हैं, ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इन पे जो है कोई चार्ज नहीं होता। इतनी सी चीज़ याद रखनी, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन के पास जो है कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसमें क्या होता है, उसका मेन जो प्रॉपर्टी रहती है वो होती है, किसके कारण होती है, वो जो उसमें जो विद्युत बल्ब लगा होता है तो उसका वो क्या करता है अब देखो इसमें जो चार्जेस के भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, चार्जेस के भी कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। 2 कौन से, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो अगर तो लाइक चार्जेस होंगे, मान लो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर लाइक चार्जेस है तो क्या होता है, तो उसमें क्या होगा, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। ठीक है, बट अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, ये भी लाइक चार्ज या सेम चार्जेस होंगे तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे ईच अदर को। बट अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब अगर जो है डिफरेंट चार्जेस होंगे, मान लो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं, जबकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, ऑल मैटर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं परमाणु से बनी होती है, जो बनी होती है। ठीक है, ईच एटम कंटेन 3 बेसिक पार्टिकल। 3 बेसिक का प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, यानी हर परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। देन इसमें आता है प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, बात कर ली हमने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक का मतलब भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, एंड कोई आवेश नहीं होता है, यानी इस पर कोई जो है चार्ज नहीं लगा होता है। ठीक है, देन इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा विद्युत चार्ज होता है, पदार्थ का एक मूल गुण होता है। क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसके कारण वह विद्युत बल्ब का क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, क्या है, जो हमारा विद्युत आवेश होता है, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है हमारा वो क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, किसकी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये हमारी। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, जो ये एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक जो फोर्स होती है उसको एक्सपीरियंस करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस के 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव, धनात्मक एंड ऋणात्मक चार्जेस इसमें होते हैं। ठीक है, चार्ज में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, की जो लाइक होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर करते हैं, और जो असमान क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो क्या रहता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट की एसआई चार्ज क्या है, एसआई यूनिट क्या है, कुलॉम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुलॉम। तो कुलॉम जो इसको सी से डिनोट करते हैं, कुलॉम इसका क्या है, एसआई मात्रक है। फॉर्मूला क्या रहता है इसका, फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, Q इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, जहाँ पे Q का मतलब क्या है, Q माने टोटल चार्ज। ठीक है, यानी टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज इक्वल्स टू किसके, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो है कितनी संख्या है। और ई का मतलब है, ई की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये इंपॉर्टेंट है ई की वैल्यू, ठीक है। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q = N × E, यहाँ पे जो ई होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, वैन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग, जब जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है फ्लो करना शुरू करता है थ्रू अ कंडक्टर, किसके थ्रू, जो है एक चालक के थ्रू जो है चलना शुरू करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। जब विद्युत आवेश किसी चालक में, किसी भी कंडक्टर में जो है चलना प्रभावित होने लगता है, ठीक है, जब वो स्टार्ट करता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड, इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसका, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो इसका रहता है, ठीक है। इसको अगर हम मैथमेटिकली बताएं तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है कि विद्युत धारा को आवेश के प्रवाह की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है, प्रवाह की दर, यानी I = Q/T, ठीक है। आई आपको पता ही है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, तो आई क्या हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ई से मत कर देना इसको, इलेक्ट्रिक करंट से इसको डिनोट किया, इलेक्ट्रिक करंट। और क्यू मैंने आपको अभी बताया क्या था, ये एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और टी माने क्या होगा, टाइम, ठीक है। क्या होगा, विद्युत धारा को प्रवाह की दर के रूप में क्या करता है, परिभाषित करता है। यानी इसमें क्या होता है, इट मीन्स क्या होता है, लिखा है दिस मीन्स इफ मोर चार्ज, अगर चार्ज कैसा हमारा, देखो ये फॉर्मूला ये था I = Q/T, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर जो आपका चार्ज जो है मोर है, ज़्यादा चार्ज, मोर चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, यदि कम समय में अधिक आवेश, अगर आवेश कैसा है, अधिक है, ठीक है, चार्ज यानी Q कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर चार्ज अधिक है और टाइम क्या है, लेस टाइम, कम समय में टाइम क्या है हमारा, टाइम लेस है, तो क्या होगा, करंट विल बी लार्ज, तो करंट भी कैसा होगा, अधिक होगा, यानी धारा कैसी होगी, जब जो है यदि कम समय में अधिक आवेश बहे तो धारा अधिक होगी। देखो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है, मान लो जो है Q की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो 5, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो टाइम कितना हमारा, मान लो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक करंट भी तो ज़्यादा ही होगा, अगर जो है, अगर टाइम कम लग रहा है और क्या बोलते हैं, चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होगा, धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो ज़्यादा जो है अधिक बहेगी, अधिक जो है फ्लो करेगी, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखनी है, अगर Q ग्रेटर है यानी चार्ज ग्रेटर है और टाइम लेस है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या रहेगा, मोर फ्लो, ज़्यादा उसका जो है फ्लो करेगा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या रहेगी करंट की एसआई यूनिट है एम्पेयर। ये मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुकी हूँ, उसमें मैंने हर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन डाला होगा कि करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर है, और ये एग्जाम में पूछने के जो 99% चांसेस है कि एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो होता है एम्पेयर। धारा की एसआई इकाई एम्पेयर है, क्योंकि बहुत बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है, 1 कूलॉम पर सेकेंड, यानी 1 कूलॉम पर सेकेंड के इक्वल होता है क्या, 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर होता है इक्वल्स टू 1 कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है। इसमें जो इसके बाद आता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल जो परंपरागत, जिसको हम बोलते हैं परंपरागत करंट जो होता है, तो कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारा कन्वेंशनल करंट होगा, जैसे मान लो कैसे थ्रू होता है हमारा, जैसे ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव है, तो जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है थ्रू होता है, ठीक है। तो याद रखना हमने, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ऐसे बैटरी लगी होती है ना, तो ये जो बड़ा साइन होता है पॉजिटिव का होता है, छोटा होता है नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसमें टर्मिनल लगे, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। परंतु जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे फ्लो करते हैं, वो फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे थ्रू फ्लो करते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे। और जो कन्वेंशनल करंट होगा, याद रखना, जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है। जबकि जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रभावित होते हैं।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी विद्युत विभवांतर, विभवांतर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक विभवांतर क्या होता है, इसमें पता क्या होता है, जो एकांक धन आवेश होता है तो उसको जो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, जो हमें वर्क करना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी इसमें देख लो डेफिनेशन में, टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है, वन पॉइंट की बात कर रहा है, यानी एकांक धन आवेश की बात कर रहा है, मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, यही बात मैंने बोली कि एकांक धन आवेश को जो जब अनंत से, ठीक है, जब जो है मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जो है आपको चार्ज को मूव करोगे तो सम वर्क मस्ट बी डन, तो कुछ ना कुछ कार्य क्या होगा वहाँ पे हमें करना पड़ेगा, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यानी जो इसमें दिस वर्क डन, जो अगर जो हम एक जगह से जो है यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम इसको आवेश को यानी चार्ज को लेके जाते हैं तो जो काम करना पड़ता है, दिस वर्क डन, जो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का वर्क को हम करते हैं डिनोट W से और चार्ज को हम करते हैं Q से, तो ये बात बोल रहा है कि जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम करेंगे विभवांतर को जो V से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, W अपॉन Q, ठीक है, यही बात बोली, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, W अपॉन Q, जहाँ पे V माने मैंने आपको बता दिया, V माने पोटेंशियल डिफरेंस, W माने वर्क डन, Q माने चार्ज, ठीक है, क्लियर इतनी सी चीज। अब इसकी भी ऐसा यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट होती है, तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्या हो रहेगी, वोल्ट रहेगी, V, इसको V से डिनोट करते हैं। विभवांतर की ऐसा इकाई आपने याद रखनी है V है, और जो क्या बोलते हैं एम्पेयर की ऐसा यूनिट क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर है, ठीक है। अब इसके बाद 1 वोल्ट मीन्स, यानी 1 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज। आपको पता है जो वर्क होता है इसको हम किससे, जूल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो 1 जूल होता है, 1 वोल्ट, अगर मैं 1 वोल्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, 1 पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रही हूँ, तो इसमें देखो 1 जो जूल होगा, 1 जूल इज डन टू मूव 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम समझते हो कि यानी 1 कूलम जो है आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य किया गया है, ठीक है, ये 1 वोल्ट का मतलब होता है, ठीक है, समझ गए होंगे ये तो। देन है हमारा ओहम्स लॉ, नेक्स्ट आता है हमारा ओहम्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओहम का नियम जो होता है। ओहम का नियम क्या बोलता है, ओहम लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ओहम्स लॉ जो क्या बोलता है हमारा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रहा है आपका, करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, किसी ना किसी जो है चालक के थ्रू जो कंडक्टर फ्लो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड, जो उसके जो है एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका जो है द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आई क्या बोल रहा है कि आई डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल तो बोल रहा है इसके किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, यानी इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है आई के, ये मतलब है इसका। तो इसमें क्या होगा, एक इसमें रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। जब इसने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे कांस्टेंट चीज भी तो रहेगी, ओम का नियम क्या बोलता है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो किसी चालक में बहने वाली जो धारा होगी उसके जो सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती होती, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी जैसे इसमें मैथमेटिकली बताया गया, दिस कैन बी रिटन एज V प्रोपोर्शनल टू I, जो हमारा V होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, I की होगा, और जब हम V इक्वल्स टू करेंगे इसको तो इसको करते हैं I इंटू R, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे R क्या रहता है हमारा, ये रहता है हमारा रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक है, यानी V इक्वल्स टू I इंटू आर, वेयर R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें जो द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें V और जो I के बीच में एक ग्राफ बनेगा, तो मूल बिंदु से गुजरती सीधी रेखा से, जैसे मान लीजिए मूल बिंदु होते हैं हमारे जो है मूल बिंदु जो होते हैं हमारे ओरिजिन होते हैं यहाँ पे 0 0, तो इससे जो ग्राफ बनेगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में बोला है, स्ट्रेट लाइन जो एक ग्राफ बनेगा, ठीक है।
इसमें रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की अगर बात करें, रेजिस्टेंस क्या होता है, अब यहाँ रेजिस्टेंस शब्द यूज़ किया है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रतिरोध चालक का वह गुण, कौन सा गुण, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है, मतलब वह उसकी प्रॉपर्टी है जो विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करती है, यानी उसको अपोज करती है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है उसको अपोज करती है, उसका विरोध करती है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ये भी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम फैक्ट है आपका रेजिस्टेंस का, तो इसकी ऐसा यूनिट है ओहम, इसकी ऐसा यूनिट है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, काम क्या रहता है उसमें, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करता है किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, उसको विरोध करता है, ठीक है, ऐसा इसकी रहेगी ओहम। फ्रॉम ओहम्स लॉ R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, इसका मतलब क्या है, वन ओहम इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, जो 1 ओहम होगा रेजिस्टेंस व्हेन 1 वोल्ट प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट, जब 1 ओम वह प्रतिरोध है, ठीक है, 1 ओम कौन सा प्रतिरोध, जब 1 वोल्ट से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 1 ओम इसने बोला किसके इक्वल होगा, जब 1 वोल्ट से जो है 1 एम्पियर जो है धारा प्रभावित होती है, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या रहेंगे इसके, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या रहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, जो किसी चालक का जो प्रतिरोध है, जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे निर्भर करता है, तो ये एक तो निर्भर करता है लेंथ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा, लेंथ के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। प्रतिरोध लंबाई के क्या रहेगा, समानुपाती होता है। और आर प्रोपोर्शनल टू एल, यही बात बोला, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, इसने जो है यहाँ पे लिख के बता दिया, बट इसका मतलब होता है आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया को बोल रहा है इनवर्सली, एरिया होता हमारा इनवर्सली, का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, एल, इनवर्सली का मतलब होता है इसका जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 1/L। एरिया होता है इसका कौन सा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और लेंथ होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, एक ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, इसको मतलब अगर ये इसका क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल है, तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/A, ठीक है। यहाँ पे आर कितना हो जाए, देखो आपको मैंने क्या बोला कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/A किसके, अगर मैं यहाँ पे 1/A की बात करती हूँ, 1/A की, तो ये किसके 1/A किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा ये, ठीक है। प्रतिरोध सामग्री के प्रकार पर निर्भर करता है। कंबाइनिंग दीज फैक्टर आर इक्वल्स टू RH इंटू L/A, इसका मतलब क्या है कि वेयर RH का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रो, जिसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। आर जो होता है हमारा इक्वल्स टू रो इंटू L/A, रो इसको हम रो बोलते हैं, ये जो ऐसे लिखते हैं इसको हम रो से डिनोट करते हैं, जहाँ रो एक पदार्थ की प्रतिरोधकता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, ओहम मीटर। अगर आपको रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट पूछी जाए तो क्या बोलोगे, ओहम मीटर, ठीक है, ठीक है। जबकि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की क्या बोली मैंने आपको, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओहम है, ठीक है। और अगर रेसिस्टिविटी की बात करें, रेसिस्टिविटी, तो इसकी यूनिट रहेगी ओहम मीटर, ठीक है। देन बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात, सीरीज समझते हो ना, जो सीरीज में चलता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रृंखला संयोजन। तो इन सीरीज कनेक्शन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। श्रृंखला संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, जैसे हम प्रतिरोध जोड़े तो एक के बाद एक जोड़ोगे आप, प्रतिरोध जो एक के बाद एक जोड़ते जाओगे। सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल रजिस्टर, सभी प्रतिरोधों में समान धारा बहती है, कैसी बहती है, सभी प्रतिरोधों में कैसी धारा समान बहती है। जब हम इसको टोटल करते हैं, आर टोटल जो रेजिस्टेंस निकालते हैं हम इसका, तो रहता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका फॉर्मूला रहता है। टोटल रेजिस्टेंस लिखा है इसमें, आर टोटल क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, अच्छा हाँ R1 R2 मैंने क्या लिखा 1/, अच्छा ये अभी तो इसकी हो रही है ना क्या बोलते हैं इसको,
सीरीज की बात हो रही, पैरेलल में है, ये पैरेलल के लिए लिख दिया मैंने, पैरेलल के लिए आएगा, लिख देती हूँ मैं, ये पैरेलल के लिए आता है, ठीक है, इसको मत लिखना है यहाँ पे, ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 इफ वन रजिस्टर ब्रेक, अगर इनमें से एक भी रजिस्टर जो ब्रेक हो जाता है, मान लो ऐसे जो हमने इलेक्ट्रिक करंट ऐसे लगा हुआ, ठीक है, ऐसे है, फिर इसके बाद जो ऐसे लगा हुआ, फिर यहाँ पे, यानी ये R1 है, ये R2, ये R3, अगर इनमें से एक भी टूट जाए तो क्या हो जाएगा, एक भी ब्रेक कर जाए तो वो पूरा सर्किट है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है। यदि एक प्रतिरोध टूट जाए तो पूरा परिपथ बंद हो जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, समांतर संयोजन की। इन पैरेलल कनेक्शन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स, समांतर संयोजन में प्रतिरोधों का समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें वोल्टेज जो होती है अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो है समान वोल्टेज होता है, समान यानी, ठीक है, इक्वल होता है। तो 1/R किसके आ जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये टोटल रेजिस्टेंस रहेगा किसके लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए, ठीक है। इफ वन ब्रांच फेल्स, अगर इनमें से एक ब्रांच फेल हो गया तो अदर कंटिन्यू टू, अगर इनमें से एक भी फेल हो जाएगा तो दूसरा जो है एक खराब है तो बाकी कार्य करते रहते हैं। इनमें ऐसा नहीं कि अगर एक भी ब्रेक हो गया तो बाकी भी जो है टूट जाएंगे, इनमें एक अगर ब्रेक हो गया तो बाकी अपना काम कंटिन्यू करते हैं। जबकि जो है सीरीज कनेक्शन में क्या था, अगर एक का भी जो है एक रजिस्टर भी ब्रेक कर जाता है तो पूरा का पूरा सर्किट जो है स्टॉप हो जाता है, और इसमें क्या होता है, एक खराब हो जाए तो बाकी जो है काम करते रहते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऊष्मीय प्रभाव। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है एक रजिस्टर में फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। जब विद्युत धारा प्रतिरोध से गुजरती है, रजिस्टर से गुजरती है, तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। याद रखना है आपने, जब भी जो है विद्युत धारा कैसी रहेगी आपकी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, अगर हम जूल का लॉ इसमें लगाएं तो ये हीट इक्वल्स टू क्या रहता है, I², ठीक है, × R × T, ठीक है। यानी हीट प्रोड्यूस किस में, हीट किस पे डिपेंड करती है, वो करती है स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और टोटल टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करती है, सॉरी, इसमें क्या होता है, तो हीट प्रोड्यूस्ड किस पे डिपेंड करती है, स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। इसका मतलब क्या था, हीट डिपेंड किस पे कर रही है, स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू किस पे, टाइम पे जो है वो डिपेंड करती है, इस पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन हीटर, ये इफेक्ट किस में यूज होता है, ये हीटर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है, टोस्टर में यूज होता है, एंड फ्यूज में जो है यूज किया जाता है। ये प्रभाव हीटर, इस्त्री, टोस्टर और फ्यूज में उपयोग होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत शक्ति की। इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, विद्युत शक्ति वह दर है, कौन सी है, इलेक्ट्रिक पावर एक रेट है जिससे क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वो कैसे होती है, कंज्यूम्ड होती है, उपभोग होती है, वो कैसी रहेगी, कंज्यूम्ड रहती है, ठीक है। इसमें जो है फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला रहता है V × I, V जो क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नहीं, V माने पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल जो पावर रहता है वो किसके इक्वल रहेगा, इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आई होता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं ओम्स लॉ का यूज़ करूँ इसमें, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, P इक्वल्स टू किसके, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर जो है P इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SI यूनिट ऑफ पावर की। पावर की SI यूनिट मैं बता चुकी, वॉट होती है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। शक्ति का SI इकाई जो वॉट है, ठीक है, जिसको W से जो है डिनोट किया जाए। 1 वॉट किसके इक्वल तो होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर, ठीक है।
1 जो वॉट होगा किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखनी है। देन आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंज्यूम। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका एनर्जी इक्वल्स टू पी इंटू टी। ठीक है, पी इंटू टी। तो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, एनर्जी की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई क्या रहती है, इसकी एसआई यूनिट रहती है जूल। ठीक है, एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी, जूल, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो। और कमर्शियल यूनिट क्या रहेगी इसकी, कमर्शियल यूनिट भी मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में करवाएगी, याद होगा। तो मैंने बोला था आपको किलो वॉट आवर जो इसकी कमर्शियल यूनिट रहती है, जो किसकी इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁻�6 जूल के इक्वल रहती है, 3.6। और 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 किलो वॉट। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पे फिनिश। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब इसके करते हैं हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, जो धातु चालक में विद्युत धारा किसके प्रभाव के कारण होती है, तो किसके कारण क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो कैसी होती है, प्रवाह करती है। ठीक है, कन्वेंशनल करंट इज अज्यूम टू फ्लो, परंपरागत धारा किस दिशा में मानी जाती है, जो कन्वेंशनल करंट हो किस दिशा में मानी जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, या फिर इन सर्कुलर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या इन सर्कुलर पाथ, या फिर फ्रॉम हायर रेजिस्टेंस टू लोअर रेजिस्टेंस। तो जो हमारी कन्वेंशनल जो क्या बोलते हैं कन्वेंशनल करंट होती है उसको हम एज्यूम करते हैं कैसे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या बोलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल उसमें लगा होता है। ठीक है, ऐसे लगा होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑप्शन बी आएगा इसका। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज जीरो व्हेन, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, कब शून्य होता है, नो करंट फ्लो, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, रेजिस्टेंस इज जीरो, या फिर जो है करंट इज मैक्सिमम। तो कब रहता हो, जब जो आपके पास नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज, जब कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा है, चार्ज मूव करते हुए वर्क डन नहीं हो रहा है, तो आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, ओम का नियम केवल तब मान्य है जब टेम्परेचर चार्जेस कंटिन्यूअसली, जब जो है ताप लगातार बदल रहा हो, या टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या रेजिस्टेंस इज जीरो, या वोल्टेज इज जीरो। तो इसका क्या आएगा, जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होगा तो ओहम्स लॉ के तब वैलिड होता, बताया था आपको टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट, जो वी और आई का जो ग्राफ बोला था मैंने वो कैसा रहता है हमेशा, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर। तो किसकी ढाल को दर्शाता है वो, तो जो जैसे मतलब ये मान लो तो ये ढाल बनती है, इनके बीच में जो ढाल बनती है तो किसको वो दर्शाता है, तो दर्शाता है किसको, रेजिस्टेंस को, ऑप्शन सी। रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, या अप्लाइड वोल्टेज। तो किस पे वो जो है डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर विच क्वांटिटी रिमेन सेम, श्रृंखला संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है, तो कौन सी रहती है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर। अगर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसमें जो है समान राशि किसकी रहेगी, वो रहेगी करंट की, ऑप्शन बी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो रजिस्टर जो है किसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, रजिस्टर जब रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाओ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हमारा ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, इक्वल टू लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, या फिर लेस देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, या सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो रहता हमारा लेस देन स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से कम। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, लो मेल्टिंग पॉइंट, जीरो रेजिस्टेंस, या हाई रेजिस्टिविटी। तो जो फ्यूज तार हमारा बना होता है वो होता है जिसमें जो है क्या बोलते हैं, उसमें लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है उसका जो फ्यूज, क्योंकि इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, निम्न गलनांक होगा, तो उसी का जो हमारा फ्यूज तार बना होता है।
नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज मैक्सिमम व्हेन, धारा की ऊष्मीय प्रभाव अधिकतर होगी जब। तो जो हमारी धारा की मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो मैक्सिमम कब रहता है, तो मैक्सिमम रहता हो किस पे, करंट इज, अगर करंट स्मॉल हो, या रेजिस्टेंस इज जीरो, या फिर करंट इज लार्ज, या टाइम इज। तो जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैक्सिमम रहता है वो रहता है किस पे, जब जो है करंट इज लार्ज, करंट कैसा हो, धारा अधिक हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो उसको जो इलेक्ट्रिक मोटर, हीटर, जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर, तो होती है हीटर में, ठीक है, हीटर। नेक्स्ट है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर्स, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई मापती है, तो क्या मापती हो, पावर, वोल्टेज, एनर्जी, करंट, मापती है एनर्जी को। नेक्स्ट इफ टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस, धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कैसा होगा, अगर धातु का ताप बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा। द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंसेस, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन से, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो उसके लिए जो हम डिवाइस कौन सी यूज करते हैं, तो की जाती है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज, विद्युत शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे परिभाषित करेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, या अपोजिट टू करंट, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत शक्ति होती है मानी रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, यानी विद्युत कार्य करने की दर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो किस पर डिपेंड नहीं करता है वो, तो जो डिपेंड नहीं करता उसको आएगा आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पे वो डिपेंड नहीं करता, बहने वाली धारा की मात्रा पर जो डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है इफ नो करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, यदि चालक में धारा नहीं बहती, मतलब अगर चालक में धारा नहीं बह रही है तो उसके सिरों पर विभवांतर कैसा रहेगा, मस्ट बी जीरो, मे बी नॉन जीरो, इज ऑलवेज इनफाइनाइट, या डिपेंड्स ओनली ऑन रेजिस्टेंस। तो किस क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा मे बी ऑन जीरो, शून्य ना भी हो सकता है और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, आई ऑन वाई एक्सिस और वी ऑन एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा वन रेजिस्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल जनरली हैज हाईएस्ट रेसिस्टिविटी, तो हाईएस्ट रेसिस्टिविटी होती है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर नाइक्रोम। तो सब मतलब हाईएस्ट जो रेसिस्टिविटी रहती है वो किस में रहती है, वो रहती है नाइक्रोम की, ठीक है, ऑप्शन डी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन रेजिस्टेंस इज रिमूव द सर्किट बिकम, श्रृंखला संयोजन में यदि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए, जो कॉम्बिनेशन सीरीज की बात है, तो स्टिल कंप्लीट करेगा ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या फिर पैरेलल सर्किट। तो क्या हो जाएगा वो पूर्ण तो नहीं रहेगा, खुला परिपथ हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या पैरेलल सर्किट हो जाएगा। तो 20 का आएगा ऑप्शन बी ओपन सर्किट, वो खुला परिपथ हो जाएगा, ठीक है। इन हाउस होल्ड वायरिंग अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, घरेलू वायरिंग में उपकरण समानांतर जोड़े जाते हैं, क्योंकि क्यों जोड़ते हैं हम घरेलू वायरिंग में, हम जो उपकरण जो है समांतर पैरेलल हम उनको जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्या रीज़न है उसका, क्योंकि जो वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज जो समान रहता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम डिपेंड्स ऑन, विद्युत ऊर्जा खपत निर्भर करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है हमारी पावर एंड टाइम पे, ऑप्शन सी। इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स जीरो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट विल बी, यदि प्रतिरोध शून्य हो जाए तो ओम के नियम के अनुसार धारा क्या रहेगी, अगर मान लो आपका जो है रेजिस्टेंस जीरो हो रहा है तो इसमें क्या रहेगी, प्रतिरोध शून्य हो रहा है, तो ओम के नियम अनुसार जो है जो हमारा करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा बिकम्स इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ वॉट मेजर, जो वॉट होता है वो किसे मापता है, तो वोट मापता है पावर को, शक्ति को वो मापता है। इफ द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डबल टेम्परेचर कांस्टेंट करंट विल, यदि चालक पर लगाया गया वोल्टेज दुगुना कर दिया जाए, मान लो जो वोल्टेज लगा रहे हैं कंडक्टर पर, जो कोई वोल्टेज लग रहा है अगर उसको डबल कर दे हम, तो
मतलब डबल कर दिया जाए और ताप क्या रहेगा, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा, तो धारा क्या करेगी, धारा जो कैसी हो जाएगी, तो धारा भी डबल हो जाएगी। अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो धारा भी क्या हो जाएगी, करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। द डिवाइस यूज टू कंट्रोल करंट इन अ सर्किट, परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा उपकरण जो परिपथ में जो है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो रहेगा हमारा रियोस्टेट, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन, लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है जब, तो शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब जो टू टर्मिनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, या टू टर्मिनल्स कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, या फिर जो वोल्टेज इज जीरो या करंट इज वेरी स्मॉल। तो जब जो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है वो कब होता है, वो होता है जब जो टू टर्मिनल्स कम इन डायरेक्ट, जब दो टर्मिनल सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो उस टाइम जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज अनडिजायरेबल, धारा का ऊष्मीय प्रभाव अवांछनीय है। इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर टोस्टर, तो इसमें बोला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कैसा, अनडिजायरेबल, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 28 का ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर। क्योंकि मैंने आपको जो है इलेक्ट्रिक आयरन बताया था, हीटर बताया, टोस्टर बताया, तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या रहेगा, उसका ऊष्मीय प्रभाव जो है कैसा होगा, अवांछनीय होगा, इसमें नहीं जो रहता है। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, नियत ताप पर चालक का प्रतिरोध स्थिर रहेगा यदि, तो जो हमारा नियत जो अगर मान लो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगा एक गिवन टेम्परेचर आपका, वो कांस्टेंट कब रहता है, तो कांस्टेंट कब रहता है, जब जो फिजिकल डायमेंशंस रिमेन अनचेंज, जब भौतिक आयाम ना बदले तो वो कैसा होगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति के बारे में सही कथन है, तो विद्युत शक्ति के बारे में कौन सा सही कथन है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन रेजिस्टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, या फिर डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट, या फिर इट डिपेंड्स ऑफ अ करंट, धारा मतलब धारा से स्वतंत्र, या फिर इट इज सेम एज एनर्जी। तो हमारा जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक जो पावर होती है, तो इसके बारे में जो सही स्टेटमेंट हमारा है, जो ये किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज एंड करंट पे ये डिपेंड करती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज एंड जो है बाय बाय।